बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है। बड़ी धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। बहुत ही कोई कड़ाकेदार किस्म के इंकशाफात हैं और बहुत ही कड़ाकेदार डेवलपमेंट है। और वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो रही है। असल में हालात इतना तेज़ी से जा रहे हैं, इतनी धमाकेदार स्टोरीज आ रही हैं। आपको मैं बताऊँ, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं बहुत ही एक कड़ाकेदार किस्म की वीडियो आपके साथ, वो ये नहीं है, वो इससे अगली है। आप यकीन कीजिए, मैं बताऊँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या सूरत हाल है। ये मैंने कहा ये पहले होनी चाहिए उससे। और नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो रही है। आपको मैं एक बात मैं आपको सुनवाता भी हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ, आपको मैं बहुत ही काम की क्लिप्स आज दिखाने लगा हूँ। असल में पता है क्या है, बात ये है कि मुझे कुछ अर्सा पहले कोई एक नून लीग के बहुत ही कोई अहम ज़राए से बात हो रही थी, तो अहम ज़रिए से तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब नकवी साहब आप देख लीजिएगा, फिर आप मुझसे बैट लगा लें कि नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होगी और वो आएंगी भी सही और फिर वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे। ये सारी चीज़ें ना, वो सीधी सी बात है। मतलब आपको बताऊँ ना कि अब वो कुछ भी हो तो हम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोगों से बात करते रहते हैं, तो हर किसी को सुनते हैं। तो बात ये होती है कि बंदा कहता है यार ये जो है ना कोई अपनी फेवर कर रहा होगा। ज़ाहिर है वो डेफिनेटली जब किसी का किसी जमात से ताल्लुक़ होगा तो कुछ ना कुछ तो बायस ज़रूर होगा। तो मैं खैर उसको मैं एक तरह से अंडर एस्टिमेट समझ लो ये किया, या मैंने एतबार नहीं किया। मैंने कहा यार ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना जल्दी और ये सारी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही, और अगर है भी सही तो चले वो कोई प्रोसेस किताब, उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा फिर, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है उन्हीं की बात ही वो लग रही है। और फिर अगर वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के ना भी बने, ठीक हो गया ना, अपनी जमात से या मरीम नवाज़ साहबा को या शहबाज शरीफ साहब को या किसी को भी वो अपना बना दें, क्योंकि वो उनके ताहयात कायद हैं। और इसी तरीके से और फिर जब उनकी नाअहली ख़त्म होगी तो हो सकता है कि वो पता नहीं कायद ही ताहयात रहते हैं या दोबारा सदारत भी उनके पास आ जाती है। बहुत सारी बातें हैं, फिर डांट साहब मिलाते जाए बहुत ज़्यादा। लेकिन अपना ये भी तो है ना कि एक वो जो धब्बा लगा था या लगवाया गया था या जो जिस तरीके से भी, उस धब्बे को तो धुलाना है, ठीक हो गया ना। और उन्होंने वही तरीके से कहना है कि जी जिस तरीके आप देखें जनाब, मुझे एक सुरखुरू किया गया, वही उसी अदालत ने किस तरीके से मुझे सुरखुरू किया। वो हालात ऐसे थे, वो ये थे कि जनाब जजेस के पिछले दरवाज़ों से कुछ नामालूम लोग घुस के फिर उनको प्रेशराइज़ करते थे। तो इस तरीके से मतलब वो उस वक्त क्या था, अब वो सूरत हाल डिफरेंट है। अब वो न्यूट्रलिटी और सारा कुछ, अभी पता नहीं न्यूट्रलिटी है या नहीं है, वो भी बात की अब इसके बाद वाली वीडियो में बात करूँगा। तो खैर, अब जनाब एहसन भून साहब जो कि अभी नए नए आए हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, ये अभी की बात है कि तकरीबन को 28-29 तारीख को वो बने हैं। ये अभी चंद रोज़ पहले उनका मैं 2-4 रोज़ पहले एक स्टेटमेंट देख रहा था, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि ये जो ताहयात नाअहली है ना, ये आइन के ख़िलाफ़ वर्जी है। ये आप ताहयात नाअहली करके ये आइन के आर्टिकल्स को आप जो है ना वो रौंद रहे हैं, और इस तरीके से, और ये नहीं होनी चाहिए। मतलब आर्टिकल 62 के तहत जो है ये ताहयात नाअहली है, इसको चेंज किया जाना चाहिए, ये इसको अदालत ख़त्म करे या जो भी है। उनका एक काफ़ी लंबा चौड़ा बयान आया, वहाँ से भी मैं समझ गया कि मैंने कहा कुछ तो सिलसिला चला है। अब बहुत सारी बातें, अब जनाब बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि उनकी चीफ़ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात भी हुई, ठीक है ना। और उन्होंने कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं जनाब कि उन्होंने उस मुलाकात के दौरान भी बहुत कुछ कहा, मतलब चीफ़ जस्टिस साहब से, और ये एक रिक्वेस्ट भी की। और एक ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बार और बेंच का जिस तरीके का ताल्लुक़ है वो आपको पता है। तो और वो भी बार एसोसिएशन के सदर, और वो आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, और उन्होंने बड़ी एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री ली। 1548 वोट उनको मिले, और कोई 920 के कितने वोट सरदार लतीफ़ खोसा साहब को मिले, जो कि हामिद खान साहब के ग्रुप के थे।
अब बात यह है कि बहुत सारे वकला की ना ये भी बॉडी और वो भी बॉडी, मेरे ख्याल इनको इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ये डार्ट्स आपने खुद मिलाने मेरे पास बहुत काम की बातें हैं। अब उसमें जो है ना, मैं कुछ अरसा पहले आपने जहांगीर तरीन साहब का स्टेटमेंट भी सुना होगा, याद हो, मैं याद दिलाता जाऊं, बाकी आपने खुद डार्ट्स मिलाने हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन मैं खुद लड़ूंगा या फिर मेरा बेटा लड़ेगा, ठीक है ना। अब खुद लड़ के तो फिर वो कुछ ना कुछ, अब जैसे ही उन्होंने कहा ना कि अगला इलेक्शन मैं लड़ूंगा, तो कुछ न कुछ जहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा यार ये कुछ तो है, क्योंकि आखिर उनको नहीं पता कि मैं नाअहल हुआ हूँ ताहयात और मैं नहीं लड़ सकता, तो ये जुमला क्यों कहा है कि अगला इलेक्शन मैं लड़ूंगा। अच्छा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब जनाब एहसन भून साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा है कि सर बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, और आपको पता है उस वक्त क्या कैसा फ़ैसला आया, ये तो फ़ैसला आइन और कानून और जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लॉयर्स हैं, वो भी तस्लीम नहीं कर रहे ऐसे फ़ैसलों को। तो इस तरीके से ना हिम्मत करके और ऐसे फ़ैसलों को आप वो करें, ख़त्म करें। जाहिर है इसी सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब के कई फैसले ख़त्म किए। अच्छा, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपका नाम एक अच्छे सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा, कुछ ज़राए बता रहे हैं, इस तरह की भी बातें हुई हैं, ठीक है। अच्छा, एहसन भून साहब का कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू हुआ है कामरान खान साहब के। ज़रा टाइमिंग ही देखें, ज़रा प्लेस भी देखें, ज़रा बंदा भी देखें, सर सब कुछ समझदार है ना, आगे ना आपसे डॉक्टर साहब खुद मिलाएंगे, ठीक है जी। उनका इंटरव्यू हुआ कामरान खान साहब के साथ। कामरान खान साहब के इंटरव्यू के मैं क्लिप लगा रहा हूं, आप ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद बड़ी अहम बातें करनी है। पहला क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद दूसरा क्लिप सुनिए। ये ज़रा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने मिसालें भी दी बाकायदा। पहले ये सुन लीजिए ना, उनसे कामरान खान साहब ने जब सवाल किया क्या सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने जा रही है, या एक इस तरह की कि इसकी तशरीह की जाए, आर्टिकल 62-63 के तहत जो नाअहली होती है इसकी तशरीह की जाए, और अगर वो तशरीह इस तरह से हो जाती है कि इसकी ताहयात नाअहली नहीं बनती, और वो तशरीह इस तरह से की जाती है कि वो 2 साल तक नाअहली रहती है मिसाल के तौर पर, ठीक है, या साल तक या 2 साल तक या इतने तक रहती है, और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके बाद जनाब जैसे ही वो ख़त्म होती है तो उसमें फिर मियाँ साहब आ जाते हैं। यार थोड़ा सा ज़रा सब्र करें, ये आप क्लिप सुन लें, फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्लिप, और असल बात तो मैंने इन क्लिप्स के बाद बतानी है। ये रुकिए, मैं यही बात करूँगा कि 162(1)(f) के हवाले से है, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने तय किया है कि ऐसे कवानीन जिसमें आप एक आदमी को फॉर ऑल टाइम टू कम ग्रेवयार्ड में जाके दफन कर देते हो। आप देखें, हमने तय किया है कि हम इसकी तशरीह के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट को रजू करेंगे, और ऐसे जो तमाम फैसले हैं उनके हवाले से हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि ये इंसाफ और फंडामेंटल राइट के मुनाफिक है। एहसन भून साहब, ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कई बार तशरीह नहीं कर चुकी है, और फिर जिन शख्सियात के नाम हम जानते हैं जो ताहयात नाअहल हुए, उन्होंने तो नज़रसानी की अपील भी दायर की, सुप्रीम कोर्ट पे वो नज़रसानी की अपीलें भी मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट की इस सिलसिले में राय में कोई इबाहम तो नहीं है? मैं ये अर्ज़ करूँ, आपने देखा, आपके सामने फैसले आए, यहाँ अल जहाज ट्रस्ट केस का फ़ैसला जो है कभी किसी हवाले से अबहाम नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अल जहाज ट्रस्ट के आज भी सुप्रीम कोर्ट मानता है, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपनी 31 जुलाई की जजमेंट से उसको डेविएट करके सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको रिडंडेंट करार दे दिया। ये जनाब आपने सुन लिया खुद कि वो क्या फरमा रहे हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा रही है और जल्द जा रही है, और बस अगले चंद दिनों में हो सकता है वो, और वो पिटीशन और वो सब कुछ हो जो है ना तैयार हो रहा है, और वो जा रही है। अब उसके बाद उन्होंने एक और भी हवाला दिया, वो हवाला क्या है ज़रा वो भी आप सुन लें। डिसीजन आ गया, आपने देखा कि जनाब मोहतरम अजमत सईद साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा, जो इमरान खान साहब की जजमेंट में है, उसमें अल्टीमेटली ये लिख दिया कि जहाँ पे मेयर किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग से ऐसी चीज़ हो जाए जो इंटेंशनल ना हो, तो उसको आप डिस्क्वालिफिकेशन पे अप्लाई नहीं करेंगे।
ये उसके बाद आ गया। तो आप जो है इंसान से गलती का एहतमाल रहता है। हमारे जज साहबान जो हैं, खुदा न खास्ता उनका हुक्म कोई खुदाई हुक्म नहीं होता, खुदा भी तौबा का दरवाज़ा हमेशा खोल। तो ये जनाब आपने सुन लिया किस तरीके से उन्होंने कहा। और वह फिर आप, मैंने कहा ना कि ये भी देखें कि कहाँ हुआ है इंटरव्यू, टाइमिंग क्या है। कामरान खान साहब ख़ुद भी कह रहे थे कि टाइमिंग क्या है और वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब जनाब कि वो ये है कि जी अब अगर ये नाअहली, या मैंने आपसे कहा था ना उसके बाद मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये नाअहली ख़त्म हो जाती है, और ये ख़त्म ये ना ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इतनी बड़ी बॉडी और इतने बड़े वकला और इतने बड़े, और मेरी इतला के मुताबिक जो दूसरी साइड है, मतलब जो हामिद खान साहब वाली, वो भी कोई उसकी मुखालफत नहीं करने लगी। ठीक हो गया ना। ख़ुद हामिद खान साहब के जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो भी हमने सुन लिया, वो भी इस बारे में बड़ा क्लियर है कि वो भी उस वक़्त उनको भी बड़ी इस सारे फैसलों पर और इस तरह के रिजर्वेशन, और वो ख़ुद क्या कह चुके हैं हामिद खान साहब माशाल्लाह, बहुत ही एक जमहूरियत पसंद और मतलब वो एक सिविलियन सुप्रीमेसी के एक बहुत बड़े चैम्पियन हैं। तो वो उनको भी कोई, आई थिंक कि कोई इस तरह का इतराज़ नहीं है, मुझे पता है ज़ाती तौर पे, और मैं जानता हूँ और कुछ इतलात मेरे पास आई हैं। तो अब बात ये है कि अब अगर वो नाअहली ख़त्म हो जाती है, आखिर ज़ाहिर है इतनी बॉडी ऐसे तो नहीं जा रही, कुछ बातें हैं, खैर आगे वो नहीं करनी। ठीक है कि अच्छा, वो जनाब अब ये नाअहली जब ख़त्म हो जाती है, असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, आप ये सोच रहे होंगे, या मेरे कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि भाई आप क्या कह रहे हैं, उनको तो सज़ा हुई ये ऑलरेडी। एक केस जो सस्पेंड हुआ था, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो सस्पेंड की थी सज़ा और ज़मानत, वो भी दोबारा बहाल हो गई है नवाज शरीफ साहब की, उनके ना आने की वजह से। मरियम नवाज साहबा की और कैप्टन सफदर साहब की अभी तक भी वो सस्पेंडेड है सज़ा, और हैं भी बेल पर। और दूसरा जज अल्लाह बख्श अरशद मलिक साहब का, वो भी जो है ना, उन्होंने भी तो सज़ा, उनको 2 केसेस में सज़ा हुई है। तो आप सिर्फ नाअहली की, सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो ये नाअहली वाला है सबसे बड़ा। अब अगर ये ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारी होती हैं ना भाई, बहुत सारे अंदरूनी ज़राए से इतलात मिलती हैं, पता चलता है, बहुत सारी अंदर की ख़बरें होती हैं। ठीक है ना। तो वो फिर ऐसा हो कि जनाब ये नाअहली ख़त्म हो जाए, फिर क्या हो, फिर उसके बाद जनाब ये हो कि कोई, अगर ज़ाहिर है अगर नाअहली ख़त्म हो रही है ये इस तरीके से, नवाज शरीफ साहब तो बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं, मुझे पता है, और बड़ी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे सारा कुछ चीज़ों को, मामलात को चला रहे हैं, और मामलात को उसी तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जब हालात ऐसे आ जाएँ, हवाओं का रुख आपकी तरफ हो, आपके हक़ में हो, तो फिर ऐसे ही करते हुए, सियासत इसी चीज़ का नाम है भाई। ठीक हो गया ना। उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं और वो हर बंदा मानता है, तो अब वो उसका तो डेफिनेटली इजाला होगा, और करेंगे वही इजाला के जहाँ से हुई हैं। ठीक है। अच्छा चलें, अब बात ये है कि वो एक्सेनरेट होना चाहते हैं, और अगर उनकी वो उसी तरीके से नाअहली ख़त्म हो जाती है, और मेरी इतला के मुताबिक अगर ये ऐसा जल्दी हो रहा है, तो फिर वो हो सकता है कि वापस भी आ जाएं। फिर वो हो सकता है कि उस वक्त कोई और भी बड़ी तब्दीली आ जाए, है, समझ आ गई ना। और कुछ नहीं कहना, जरा डार्ट्स मिलाते जाएं। ठीक है ना। फिर अगर वो उस वक्त तब्दीली सरकार ना हो, और तब्दीली सरकार भी तब्दील हो चुकी हो, और वो आ जाएं और जनाब वो जनाब कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करें, और जनाब उनका फिर जो है ना, वही उसी तरीके से जो अपना जो घर हो रायवंड वाला, वो उसको नज़र बंद कर दिया जाए, वहाँ पे सब जेल करार दिया जाए। आप समझ तो गए होंगे ना। ज़ाहिर है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की नज़रबंदी अपने घर में हो सकती है, तो फिर 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जिनको एक सियासी मुकदमात के तहत किया गया, वहाँ क्यों नहीं हो सकती। और जहाँ पर 44 कत्लों के 444 44 कत्लों के मुजरिम, मैं कहूँगा मुलजिम या मुजरिम, वहाँ पर राव अनवार को हाउस अरेस्ट रखा जा सकता है, तो फिर वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं, और जनाब वो हो, और फिर उसके बाद वो अदालत में पेश भी हों, और उसी तरीके से अदालत में पहले भी एहतराम किया उन्होंने, वो पेश होते रहे हैं। और आपको पता है कि वो सज़ा जो सस्पेंडेड ऑलरेडी, उसका तो खैर कचूमर ही निकाल दिया था ना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, एवन फील्ड वाले केस का, वो तो उस पर मैंने वीडियो की थी, आप देख सकते हैं।
और वैसे भी तो वो तो बहुत ही कमज़ोर केस है ना, वो भी उड़े। और फिर यहाँ जो ये वाला केस है, ये वाला केस भी बड़ा दिलचस्प है। अरशद मलिक साहब की जनाब वो वीडियो भी मौजूद है, और अरशद मलिक साहब के एफिडेविट भी मौजूद है, और बहुत सारी चीज़ें, और माजी में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जब एक ऑडियो कॉल पकड़ी गई थी इस तरीके से, वो जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और उस बुनियाद पर जो है ना, और सैफुर्रहमान साहब की, और उस बुनियाद पे बेनज़ीर साहबा ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पे जाके वो अपना रिलीफ मांगा था, और उनको रिलीफ मिल भी गया था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब वो तो प्रेसिडेंट तो है ना, एक मिसाल तो है, ठीक है ना, वो तो मौजूद है मिसाल। अच्छा, फिर उस हवाले से जो है ना, वही उसको यहाँ पर भी एक प्ली ली है, वो भी मरियम नवाज साहबा ने भी, कि माजी में ऐसी मिसालें हैं। तो यहाँ तो जज खुद कह रहा है कि मुझ पे प्रेशर है, यहाँ तो जज खुद कह रहा है कि मुझ पे किन लोगों ने प्रेशर डाला कि नवाज शरीफ को सजा दो। तो फिर ये तो 2 मिनट में उड़ सकता है। और अभी कुछ और भी वीडियोस हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हैं, वो अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सामने लाने की आई थिंक ज़रूरत भी पेश ना आए। वो होता है ना बहुत सारी चीज़ें, तो वो ये सज़ाएं तो बहुत ही कमज़ोर है भाई। ये तो फिर विद इन यूँ समझ लें कि विद इन वीक्स जो है ना ये उड़ सकती हैं, गड़बड़ हो सकती हैं, इनमें तो ख़त्म हो सकती है, और नाअहली भी ख़त्म हो सकती। तो अब देखें कि वो जो किसी बंदे ने जिसने मेरे साथ बैठ लगाई थी, अब वो क्या, मेरा अपना मानना ये कि उनकी सारी बातें ठीक, वो खैर सुन रहे होंगे, ठीक है ना, उनकी सारी बातें ठीक। मेरा मानना ये शायद हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा बने या ना बने, लेकिन उनको एक सुरखरू होना तो है ना, ठीक हो गया ना। उनका ये तो है कि जनाब कि उन्होंने एक सुरखरू होना है, और इसी अदालत से होना है, और इन्हीं इदारों से होना है, और इन्हीं की नज़रों में होना है, ठीक है, समझ गए होंगे ना। और फिर उसके बाद क्या होने वाला है जनाब, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी क्यों अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, क्यों ये सफ़र इतना जल्दी जल्दी जारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता कुछ ये क्यों इतने वसी व अरीज़ सूरत हाल में कोई तोसी का चक्कर तो नहीं है। अच्छा, वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।